सुंदरवन के जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी। उसे त्योहारें मनाना बहुत पसंद था। उसे जिन जिन त्योहारों की जानकारी थी वह सब मनाती, लेकिन टूनी बहुत गरीब थी। वह बाजार में सब्जियां बेचती। अरे पिंकू भाई, बाजार में आज इतनी सजावटें किस लिए हैं? बड़े दुकानदारों ने बाजार को कैसे सजा रखा है? कोई खास दिन है क्या? अरे टूनी चिड़िया, 2-4 दिनों में गणेश चतुर्थी का त्योहार आने वाला है, इसीलिए ये सारी सजावटें की गई हैं। तो भैया, यह सब अपनी दुकानों में गणेश जी की पूजा कर रहे हैं? अरे नहीं टूनी बहन, ये इन मूर्तियों को बेच रहे हैं। बड़े बड़े लोग ये मूर्तियां खरीद कर अपने घर ले जाएंगे और विसर्जन वाले दिन गंगा में इनका विसर्जन कर देंगे। भैया, क्या हम ये मूर्ति अपने घर नहीं ले जा सकते? हमको बातों में लगा दे, ग्राहक आगे निकलते जा रहे हैं और तुम इस गणेश चतुर्थी पर ध्यान मत दो। हमें तो 2 टाइम का भोजन मिल जाए वो ही काफी है। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। टूनी चिड़िया अपनी सारी सब्जियां बेच देती है और जितने भी पैसे उसे मिलते हैं वो उन्हें लेकर बड़े दुकानदार के पास चली जाती है। अरे विश्वनाथ भैया जी, ये गणेश जी की मूर्ति कितने रुपए की दी है? अरे ये वाली तो सबसे कम दाम की है, 6,000 की है बस। और आगे वाली 8,000 की है और बड़ी वाली 10,000 की है। बताओ कौन सी लेनी है? टूनी अपने पैसे देखती है। अरे भैया, मेरे पास तो बस 250 रुपए है। अरे 250 रुपए? 250 रुपए में तो मैं गणेश जी का श्रृंगार भी नहीं देता। आएगी मूर्ति लेने। हटो हटो, ग्राहकों को आगे आने दो। सभी दुकानदार टोनी पर हंसने लगते हैं और उसके पड़ोसी भी उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे ये टोनी पागल हो गई है, इसकी सब्जी तो अच्छे से बिक नहीं पाती है, चली है मूर्ति खरीदने। तुम गरीब हो, गरीबों की तरह नहीं रह सकती तो कहीं जाकर मर जाओ और ऊपर बैठकर सभी त्योहार मनाती रहना। ये किसके मुंह लग गए तुम सब? चलो यहाँ से, गणेश जी का सारा सामान खरीदना है और शाम भी होने वाली है, इसका क्या है? चलो यहाँ से। और सभी पड़ोसी भी टूनी को ताने मारते हुए आगे बढ़ जाते हैं। टूनी बहुत उदास होकर अपने घर आ जाती है और अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, आप सब ये खाना खा लेना, मैं जंगल जा रही हूँ। पर मम्मा, रोज तो आप सुबह जंगल जाती हो, आज इस समय क्यों जा रही हो? बच्चों, मुझे कोई जरूरी काम है, इसलिए मैं जा रही हूँ। आप खाना खाकर सो जाना। ठीक है माँ, आप कब तक आओगी? मैं आ जाऊंगी, अपना ध्यान रखना। टोनी जंगल चली जाती है और अपनी गरीबी पर फूट फूट कर रोने लगती है। मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ भगवान, अपनी मेहनत से जो मिलता है उसी से खुश हूँ, फिर इन लोगों को मुझे इतना ताने सुनाने का क्या हक है? भगवान, मैं गणेश चतुर्थी का त्योहार अवश्य ही मनाऊंगी। क्या हुआ अगर मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं? और टोनी नदी किनारे से गीली मिट्टी निकालकर गणेश जी की मूर्ति बनाने लगती है और बहुत मेहनत करने के बाद वो एक बहुत ही सुंदर और प्यारी सी मूर्ति को आकार देती है। अरे वाह, मैंने कितनी प्यारी और बड़ी मूर्ति बनाई है, बिल्कुल बाजार वालों के जैसी। पर मेरी मूर्ति कितनी बेरंग दिख रही है। तभी नदी किनारे खिले रंग बिरंगे फूलों को एक चूहा काट रहा था, जिनसे बहुत ही प्यारा रंग टपक रहा था और टोनी की नजर उन फूलों पर पड़ती है। अरे कितना प्यारा कलर है, ये कलर तो मुझे अपनी मूर्ति में भरना चाहिए। जय हो गणेश भगवान जी की। और इस तरह से टोनी को कलर भी मिल जाते हैं। वो एक बहुत ही सुंदर गणेश जी की मूर्ति तैयार करती है। कितनी सुंदर और प्यारी लग रही है मेरी मूर्ति। अरे बाप रे, मेरी नजर न लग जाए। और टोनी अपनी मूर्ति को बार बार निहारते हुए वहीं सो जाती है और सुबह हो जाती है और जंगल के सारे पक्षी पानी लेने नदी पर आ जाते हैं। अरे वो देखो, टोनी ने क्या हाल बना रखा है, सारी मिट्टी में सनी पड़ी है, आखिर ये कर क्या रही है? और वो देखो, गणेश जी की कितनी प्यारी मूर्ति रखी है। टोनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये मूर्ति यहाँ कैसे आई? मैंने इसे मिट्टी से बनाया है और फूलों से कलर किया है। अब मैं भी गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाऊंगी। मिट्टी की मूर्ति? ये तो हाथ लगाते ही टूट जाएगी, तुम इसे घर तक कैसे ले जाओगी? टोनी गरीब थी, लेकिन अब तो लगता है अकल भी नहीं है। चलो चलो कवि जी, लगता है सब्जी के साथ साथ दिमाग भी बेच आई हो टोनी। और सभी पक्षी टोनी पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और वहां से चले जाते हैं।
मैं मूर्ति को घर कैसे लेकर जाऊंगी? मूर्ति बहुत भारी है और मिट्टी की है, कहीं सच में न टूट जाए। टूनी सोच में पड़ जाती है और तभी उसके पास एक मूसक आ जाता है। तुम इतनी दुखी क्यों हो चिड़िया? तुम्हें क्या हुआ है चिड़िया? मूसक जी, मुझे इस मूर्ति को घर ले जाना है, पर समझ नहीं आ रहा कैसे ले जाऊं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर तुम्हें मुझे घर ले जाकर गणेश जी को भोग लगा के लड्डू और मोदक खिलाने होंगे। बिल्कुल मूसक जी, पर आप इतने छोटे से हो, इतनी बड़ी मूर्ति का भार कैसे उठा पाओगे? इसकी चिंता तुम मत करो चिड़िया, बस देखती जाओ। मूसक मूर्ति के नीचे बैठ जाता है और उसका आकार बड़ा हो जाता है। फिर वो मूर्ति को लेकर खुशी के साथ उछल उछल कर घर आ जाता है। अरे मूसक, तुम इतनी ताकतवर कैसे हो गई? अरे टूनी, मैं तो गणपति बप्पा जी की सवारी हूँ और अपनी सवारी को उठाने के लिए मुझ में कोई ताकत नहीं आई। मैं तो पहले से ही ताकतवर हूँ। टूनी समझ जाती है यह सब गणपति जी की ही कृपा है। तुम धन्य हो भगवान। और सारे जंगल में टूनी की मूर्ति के चर्चे होने लगते हैं। मूर्ति देखने बड़े बड़े जंगलों से बड़े बड़े सेठ आने लगते हैं। अरे वाह टूनी, क्या लाजवाब मूर्ति बनाई है। क्या तुम हमारे लिए ऐसी कुछ मूर्ति बनाओगी? हम तुम्हें उसके बदले बहुत अच्छे पैसे देंगे। टूनी बहुत खुश हो जाती है और मूर्तियां बनाने का काम शुरू कर देती है। यह बात बड़े बड़े व्यापारियों के कानों तक पहुंचती है और वह टूनी के पास चले जाते हैं। देखो टूनी, तुम सब्जी बेचती हो, सब्जी पर ध्यान दो, हमारे धंधे में टांग मत अड़ाओ, वरना हम तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। क्यों भाइयों? हाँ हाँ भाइयों, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। इसकी वजह से हमारी मूर्ति को कोई नहीं खरीद रहा है। हमने सुना है सब ये बोलते हैं हम भी टूनी से मूर्ति बनवाएंगे। और व्यापारी वहाँ से चले जाते हैं। टूनी सोच में पड़ जाती है अब उसे क्या करना चाहिए। और वह तभी सेठ लोगों के घर चली जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आराम से नदी किनारे मूर्ति बनाओ। उन मूर्तिकारों को मेरे सैनिक देख लेंगे। और टोनी वहाँ से जंगल आ जाती है और खुशी खुशी मूर्ति बनाने लगती है। काली कौवी टोनी को मूर्ति बनाता देख बाजार चली जाती है और उसकी शिकायत मूर्तिकारों से करती है। क्या तुम सही कह रही हो कौवी? हाँ, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। वो नदी किनारे बैठकर मूर्तियां बना रही है। लगता है उसे हमारी बात समझ में नहीं आई। अब तो उसे अच्छा सा सबक सिखाना पड़ेगा। चलो दोस्तों। और वह सब टोनी के पास चले जाते हैं। तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? हमने क्या कहा था? लगता है तुम्हारी टांगे तोड़नी ही पड़ेंगी। इतने में दूसरा व्यापारी बोल पड़ता है। अरे भाइयों, इसकी आंखें फोड़ दो। जब ये देख ही नहीं पाएगी तो मूर्ति क्या खाक बनाएगी। और वह सभी लोग टूनी को घेर लेते हैं। टूनी रोने लगती है। हे भगवान, मुझे इन जालिम लोगों से बचाओ, वरना ये मुझे आज मार डालेंगे। हाँ हाँ, देखते हैं तुम्हें कौन बचाता है। अरे भाइयों, इसकी जल्दी से आंखें फोड़ दो, वरना हमें कोई देख लेगा। तभी एक व्यापारी आगे बढ़ता है और टूनी चिल्लाने लगती है, पर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। टूनी गणेश जी को याद करते करते अपनी आंखें बंद कर लेती है और सब कुछ भगवान पर छोड़ देती है। एक व्यापारी टूनी की आंखों को छू ही पाता है, तभी उसकी नजर मिट्टी के गणेश जी पर पड़ती है। गणेश जी की आंखें बड़ी बड़ी होकर खुल जाती हैं। अरे ये क्या हो रहा है? इस मूर्ति ने तो आंखें खोल ली। गणेश जी की आंखों को खुला देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और वहाँ पर बहुत तेज तूफान आ जाता है। सारे व्यापारियों की खूब जमकर पिटाई होती है। सभी लोग अपाहिज हो जाते हैं और अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। टोनी, हमें माफ कर दो, हम आगे से तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। गणेश जी को रोको, उनके गुस्से को शांत करो। हे गणपति महाराज, आप शांत हो जाओ। इन्हें अपने किए की सजा मिल गई है और भगवान आपने हमें दर्शन दिए, मैं तो धन्य हो गई। अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। और सारे व्यापारी भी गणेश जी से क्षमा मांगने लगते हैं। कौवी भी कुछ पक्षियों को लेकर वहां पहुंच जाती है। गणेश जी को साक्षात रूप में देखकर सभी पक्षी हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं। हाँ भगवान, हम तो टोनी के हमेशा आभारी रहेंगे, क्योंकि आज उसी के कारण हमें तुम्हारे साक्षात दर्शन हुए हैं। तुम धन्य हो भगवान। अब मेरे विसर्जन का समय होने वाला है और तुम सब लोग आगे से कभी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना। अब मैं चलता हूँ। सभी पक्षी गणेश जी को देखते रहते हैं और मूर्ति पहले की तरह मिट्टी में बदल जाती है और सैनिक मूर्ति को ले जाते हैं।
चलो पक्षियों, अब हम सबको टोनी के घर चलना चाहिए क्योंकि गणेश जी के भोग का समय हो रहा है और फिर हम सबको गणेश जी के विसर्जन में जाना है। और सारे पक्षी टोनी के घर आ जाते हैं और गणेश जी की आरती गाते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। और सभी पक्षी आरती गाकर मोदक का भोग लगाते हैं। चलो पक्षियों, अब विसर्जन का समय हो रहा है। अब बप्पा जी को खुशी खुशी विदा करके आते हैं। हाँ हाँ, चलो सब। और वह सब खुशी खुशी नाचते गाते गणेश जी की मूर्ति का गंगा में विसर्जन कर देते हैं। और टोनी गणेश जी को याद करने लगती है। हे भगवान, आप इतने दिन मेरे घर में रहे और मैं समझ ही नहीं पाई, मुझे माफ करना भगवान। चुल्लूपुर जंगल में टोनी चिड़िया अपने बेटे के साथ रहा करती थी। एक दुर्घटना में उसके पति की मौत हो गई थी। जब से टोनी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, मैं काम पे जा रही हूँ, भोजन समय पे आके खा लेना, सारा दिन खेल में ही मत लगे रहना। टोनी काम पे चली जाती है और गुड्डू अपने साथियों के साथ खेलने आ जाता है। तभी वहाँ पर कालू का बेटा बबलू आ जाता है और कहता है, दोस्तों ये देखो, मेरे पापा मेरे लिए क्या लेके आए हैं। बबलू जल्दी दिखाओ, आखिर ये सब है क्या? देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब जन्माष्टमी के त्योहार के लिए है। मेरे पापा मुझे कान्हा जी की तरह सजाएंगे। नई बांसुरी, कपड़े, मुकुट, माला और तो और दही हांडी भी लेके आएंगे मेरे लिए। कबूतर का बेटा और हरी तोती का बेटा कहता है, बबलू फिर तो तुम बिल्कुल कान्हा जी की तरह लगोगे। मैं भी अपनी मम्मी से कह के आज ही यह सब मंगा लेता हूँ। फिर जन्माष्टमी वाले दिन दोनों खूब मस्ती करेंगे जैसे कान्हा जी करते थे। हाँ, और मेरी मम्मी भी बाजार जाने वाली है ये सब कुछ लाने के लिए। तभी गुड्डू को बांसुरी बजाने का बहुत मन होता है और वह बांसुरी उठा लेता है। तभी झट से बबलू बांसुरी छीन लेता है। तुमने मेरी बांसुरी को हाथ भी कैसे लगाया? अगर तुम्हारा मन इतना ही बांसुरी बजाने का है तो अपनी उस गरीब माँ से कहो कि वो तुम्हें बांसुरी लाके दें। अरे बबलू, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या इसकी माँ कभी भी इसके लिए कुछ लेके आई है? बेचारा गरीब हमारे खिलौनों को ही देख देख के खुश होता रहता है। गुड्डू को अपनी माँ के बारे में ऐसा कहते देख बहुत गुस्सा आता है और वे कहता है, मेरी माँ भी मेरे लिए ये सब कुछ लाने वाली है। अच्छा गुड्डू, तुम्हारी माँ भी ये सब लाने वाली है? बताओ बताओ, कब लेके आ जाएंगी तुम्हारी माँ? गुड्डू बहुत निराश होकर घर चला जाता है और टोनी भी अपना काम खत्म करके आ जाती है। बबलू को इतना उदास देखकर टोनी उससे पूछती है, बेटा आज तुम्हें क्या हुआ है? बहुत उदास लग रहे हो, मुझसे बोल भी नहीं रहे, क्या हुआ मेरे बेटे को? जाओ माँ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। तुम मेरे लिए कभी कुछ लेकर नहीं आती। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं सब ला कर दूंगी। गुड्डू खुश हो जाता है और कहता है, माँ, मुझे भी छोटा गाना बनना है, बबलू रिंकू की तरह। तुम मेरे लिए मुकुट, बांसुरी, माला और माखन लेकर आना। वो सब मुझे बहुत चिढ़ा रहे थे कि तुम्हारी गरीब माँ तुम्हें कुछ लाकर नहीं देगी। यह सब सुनकर टोनी सोचने लग जाती है, यह सब तो बहुत महंगा सामान है और मेरे पास तो कुछ ही पैसे हैं, अब सब कैसे दे पाऊंगी मेरे गुड्डू को। और टोनी अपनी मालकिन के घर चली जाती है कुछ पैसे उधार लेने के लिए। अरे टोनी, तुम दोबारा कैसे आई हो? कुछ भूल गई थी क्या? नहीं मालकिन, मैं कुछ नहीं भूली, मैं तो आपसे कुछ मदद लेने आई हूँ। अरे टोनी, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मालकिन, आज जन्माष्टमी है और मुझे मेरे बेटे के लिए कुछ खिलौने लेकर जाने हैं, इसलिए मैं कुछ पैसे उधार लेने आई हूँ जो कि अगले महीने में कट जाएंगे। आप कृपया करके मुझे कुछ पैसे दे दें। मालकिन बहुत चालाक होती है, वो उसे पैसे देने के लिए मना करते हुए कहती है, देखो टोनी, हमारे घर में भी हजारों के खर्चे हैं, मैं तुम्हें इस समय तो कोई पैसा नहीं दे सकती। यह सुनकर टोनी बहुत उदास हो जाती है। वो वहाँ से आ जाती है और वह बाजार चली जाती है।
अरे श्यामू कबूतर जी, मुझे तुम्हारी दुकान से कुछ सामान खरीदना है। बोलो बोलो टूनी बहन, तुम्हें क्या क्या चाहिए? मेरे पास सब कुछ है, बताओ क्या क्या रख दूं? वो क्या है कि श्यामू भैया, मैं तुमसे उधार सामान लेने आई हूँ। जैसे ही मेरी मालकिन मुझे पैसे देगी मैं तुम्हें दे दूंगी। तुम मुझे कुछ सामान दे दो। माफ करना टूनी बहन, मैं किसी को उधार नहीं देता। अब मैं क्या करूं? मैंने मेरे गुड्डू से कहा था मैं तुम्हें सब ला के दूंगी। अब कहाँ से लाऊं ये सब? मैं अपनी पिंकी सहेली के पास चली जाती हूँ, क्या पता वो कुछ पैसे दे दे। फिर टूनी चिड़िया अपनी पिंकी सहेली के घर चली जाती है। अरे टोनी, कितने दिनों बाद आई हो? बताओ कैसे आना हुआ इस गरीब सहेली के पास? आखिर तुम्हें मेरी याद आ ही गई। ऐसी बात नहीं है पिंकी, तुझे तो पता ही है गुड्डू के पापा के जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है, इसलिए टाइम ही नहीं मिलता किसी के पास जाने का। बताओ फिर तुम्हें मुझसे क्या काम है? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? पिंकी, मुझे तुमसे कुछ पैसे उधार लेने हैं। मुझे मेरे बेटे के लिए जन्माष्टमी के लिए खिलौने लेकर जाने हैं। जैसे मेरी मालकिन मुझे पैसे देगी मैं तुम्हारे वापस कर दूंगी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक भी पैसा नहीं है, मुझे माफ करना बहन। कोई बात नहीं पिंकी, अब मैं चलती हूँ। टोनी बहुत दुखी हो जाती है और सोचने लगती है गुड्डू मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा, अब मैं उससे क्या कहूँ। इधर गुड्डू भी अपने दोस्तों से कहता फिरता है, अले अले, मेरी माँ बाजार गई है और मेरे लिए ढेर सारे खिलौने लाने वाली है। अब मैं भी तुम लोगों की तरह कान्हा के जैसे तैयार होकर आऊंगा। अरे सुना तुम सब लोगों ने, इसकी माँ बाजार गई हैं इसके लिए खिलौने लाने के लिए। देखते हैं क्या क्या लाती है इसकी माँ। सभी बच्चे गुड्डू का मजाक उड़ाकर हंसने लगते हैं और गुड्डू सबको अनसुना करके घर आ जाता है और अपनी माँ का बेसब्री से इंतजार करने लगता है। टूनी दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और कहने लगती है मेरा बेटा कब से मेरी राह देख रहा होगा और मुझे उसके लिए कुछ भी नहीं मिला, अब मैं क्या करूं। और तभी टूनी के पास आकर एक मोर पंख गिर जाता है और वह बोलने लगता है, क्या हुआ प्यारी चिड़िया, तुम बहुत उदास लग रही हो, बताओ क्या हुआ है तुम्हें? अरे बोलने वाला पंख? हाँ, मैं बोलने वाला पंख हूँ, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? टूनी उसे सारी बातें बता देती है। तुम चिंता मत करो चिड़िया, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए बस मुझसे कहो, मैं तुम्हें सब दूंगा। मुझे मेरे बेटे के लिए मुकुट, बांसुरी, माला, नए कपड़े और माखन की मटकी चाहिए। और उसी समय टूनी के सामने यह सब सामान आ जाता है। टूनी बहुत खुश हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद पंख भैया, अब मैं घर चलती हूँ। मुझे भी अपने साथ लेकर चलो प्यारी चिड़िया। हाँ पंख भैया, चलो मेरे साथ। और वो सारे सामान को लेकर घर आ जाती है। अले माँ, तुम तो सब कुछ ले आई, तुम बहुत अच्छी हो, तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। और गुड्डू बहुत खुश हो जाता है और तभी उसका ध्यान पंख पर जाता है। माँ, ये पंख तो बहुत सुंदर है, तुम इसे मेरे लिए लाई हो। अरे बेटा, ये बोलने वाला पंख है और इसी ने मुझे तुम्हारे लिए सब कुछ दिया है। ये जादुई मोर पंख है। क्या माँ, ये सच में बोलने वाला मोर पंख है? तो ये मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहा? बेटा, तुम इससे जो मांगोगे ये तुम्हें वही देगा। बोल कर देखो पंख से। अले पंख जी, सभी लोगों ने जैसे अपने घर को जन्माष्टमी पर सजाया है, तुम भी हमारे घर को वैसे ही सजा दो। जैसा तुम चाहते हो छोटे गुड्डू, वैसा ही होगा। और कुछ ही पल में घर बिल्कुल बदल जाता है। घर की दीवारें रंगीन होकर चमकने लगती हैं। चारों तरफ फूलों की लड़ी लग जाती है। उनका घर बहुत सुंदर दिखने लगता है। यह देखकर गुड्डू बहुत खुश हो जाता है। माँ, जल्दी से मुझे भी तैयार कर दो, मैं भी अपने दोस्तों के साथ चला जाता हूँ। काली कौवी गुड्डू और उसके घर को इतना सजा धजा देखकर सोच में पड़ जाती है। इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? हाय राम, कहीं से चोरी तो नहीं कर लाई। चलो गौरी बहन को बताती हूँ। काली कौवी गौरी कबूतरी के घर चली जाती है और उसे सारी बातें बताती है। तुम सही कह रही हो काली बहन, मुझे भी ऐसा ही लगता है। कुछ घंटे पहले तो मैंने उसे बाजार में श्यामू दुकान वाले से उधार सामान मांगते हुए देखा था। उसने तो उसे कुछ भी नहीं दिया था। तभी तो मैं कहूँ इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। मुझे तो लगता है अपनी मालकिन के घर से चोरी करके लाई है, चोर कहीं की।
चलो तो उसकी मालकिन के पास जाकर सारी बातें बताते हैं। वो दोनों उसकी मालकिन के पास चली जाती हैं। अरे टूनी की मालकिन, तुम्हारे घर से टूनी को चुरा के ले गई है क्या? क्योंकि उसने बहुत खर्चा किया है अपने बेटे और अपने घर पे। हम तो उसके पड़ोसी हैं, सब कुछ जानते हैं, इसलिए तुमसे कहने आ गए। मालकिन बहुत चालाक होती है और वह सोचकर कहती है, अरे हाँ, मेरे सोने का हार नहीं मिल रहा, जरूर उसे वो टूनी ही चुरा कर ले गई है, क्योंकि मैंने उसे पैसे उधार नहीं दिए थे। हाँ मालकिन, उसने हार बेचकर सारे पैसे खर्च कर दिए हैं, अपनी आंखों से चलकर देख लो। और वह तीनों टूनी के घर चले जाते हैं। उसके घर की सजावट देखकर तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन तीनों को एक साथ देखकर अपने घर टूनी बहुत खुश हो जाती है। अरे तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो? आओ अंदर बैठो और बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकती हूँ। हाँ हाँ, देखो कितनी भोली बन रही है, चुपचाप मेरे हार को दे दो जिसे चुराकर तुमने इतना सारा सामान लाई हो। देखो टूनी चिड़िया, हमें सब कुछ पता चल गया है, मालकिन का हार वापस कर दो। टूनी, हम तुम्हें गरीब समझते थे, पर तुम तो चोर भी निकली। अब चुपचाप मालकिन का हार वापस दे दो। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कोई हार नहीं चुराया, मैं चोर नहीं हूँ। देखो देखो कितनी भोली बन रही है, जैसे इसे हार के बारे में तो कुछ पता ही ना हो। देखो मैंने कोई चोरी नहीं की और मैंने तुम्हारे हार को देखा भी नहीं है, जरूर तुम्हारे हार को कोई और चुरा कर ले गया है। ये सब तो इस जादुई मोर पंख का दिया हुआ है जिसे तुम सब चोरी का समझ रहे हो। टूनी की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और कहते हैं, देखो सीधे सीधे मेरा हार वापस करो, वरना मैं पुलिस को लेकर आऊंगी इस बार। यह सब सुनकर पंख बोल पड़ता है, अरे प्यारी चिड़िया, तुम मुझसे कुछ मांगो ताकि इन झूठे लोगों को तुम पे विश्वास हो जाए। अरे पंख भैया, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। टूनी और पंख को बातें करते देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। अरे कुछ तो मांगो प्यारी चिड़िया, जिससे इन लोगों को पता चल जाए। ठीक है पंख भैया, तुम इन सब लोगों के लिए माखन की मटकियाँ दो। और कुछ ही पल में वहाँ माखन से भरी मटकियाँ आ जाती हैं और सबको विश्वास हो जाता है टूनी झूठ नहीं बोल रही। मुझे माफ कर दो टूनी बहन, मैंने तुम्हें चोर समझा। मुझे माफ कर दो टूनी बहन, ये सारी बातें मैंने ही बनाई थी। मुझे तो माफी मांगने में भी शर्म आ रही है, मेरा कोई हार नहीं खोया था, मैं तो बस टूनी के पास इतना सारा पैसा होने की बात सुनकर बिना बात को इनके साथ चली आई। झूठी मालकिन, अब तुम जैसे आई थी वैसे ही चली जाओ और आगे से किसी भी गरीब पर झूठा चोरी का इल्जाम मत लगाना। मालकिन वहाँ से जाने लगती है, तभी टूनी चिड़िया उससे कहती है, लो मालकिन, अपनी माखन की मटकी ले जाओ जो पंख ने सबके लिए दी थी। और मालकिन मटकी लेकर चली जाती है और सभी पक्षी अपनी अपनी मटकी लेकर बड़ी ही धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं। आपको हमारी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।